लेकिन हम उस चीज़ का फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और मिडिल एज में जाकर हमें वो तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे गैंठिया के बारे में कि गैंठिया क्या है, बेसिकली किन अफराद को होता है, अर्ली एज में हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और जो हमारे अर्ली एज की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं कि वो मिडिल एज में जाकर गैंठिया या मजीद जोड़ों के दर्द का कोई ना कोई सबब बन सकता है। इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली शराजी साहब, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन में हॉस्पिटल हैं, सीनियर रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर अली। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग गैंठिया कहते हैं कि हमें गैंठिया का मर्ज हो गया है। ये हमारी अर्ली एज में जो भी हैबिट्स हैं, अगर मैं अभी अपनी एज में मौजूद हूँ, कुछ ऐसी अर्ली हैबिट्स, कुछ ऐसी खुराक जो है अब भी इन पे मैं पोर्शन कंट्रोल रख सकती हूँ कि वो बाद में जाकर गैंठिया या जोड़ों के किसी भी दर्द का सबब ना बने? जी मैडम, गैंठिया बेसिकली उसमें दो फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक हमारे जेनेटिक फैक्टर और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी कि ये ख़ानदानी मौरूसी बीमारी भी होती है जो बच्चों में आगे मुंतकिल होती है। उसके अलावा हमारे रोज़मर्रा के आदात, जिसमें हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न प्रॉपर ना होना, हमारी डाइट प्रॉपर ना होना, स्लीप ना होना, तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें फैक्टर जो उसको ज़्यादा एग्रीवेट करती हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल या फिर इन सब तंबाकू नोशी भी, मतलब सिगरेट जो पीते हैं, बिल्कुल, उनको भी गैंठिया का मर्ज हो सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, तो ये इससे क्या ताल्लुक है? मैडम, इसके अंदर होता एक्चुअली ये है कि मैं अगर जनरल पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करूं, आप समझे जैसे लाहौर की पुलिस है जिसका काम है चोरों डाकुओं को हवालात में बंद करना। तो लाहौर की पुलिस अपनी ही आवाम को हवालात में बंद करना शुरू करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें बॉडी की अपनी ही जो फौज है, यानी कि एंटीबॉडीज़ हैं, वो बॉडी के अपने सेल्स पे हमला करती हैं। और जिन सेल्स पे हमला करती हैं वो बेसिकली जोड़ों के सेल्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स उन्हें कहते हैं। उनकी झिल्लियाँ होती हैं, उन पे हमला करती हैं, उनको डैमेज करती हैं और बाद में नीचे कार्टिलेज, कुरी हड्डी डैमेज होती है और फिर हड्डियों का भी इतना इवन डैमेज होता है कि जॉइंट जो हैं, जोड़, वो सब लक्सेट हो सकते हैं, अपनी जगह से हिल सकते हैं। आपने कुछ पेशेंट्स लाइफ में देखे होंगे या सुना होगा जिनके हाथ बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, उसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। मेरे पापा के एक बेस्ट फ्रेंड थे डॉक्टर कैप्टन, तो उनको ये प्रॉब्लम था। अच्छा, अगर मैं जनरल पब्लिक के लिए बताना चाहूँ तो वो एग्जैक्टली इस तरह स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, जैसे राजहंस की जो है वो गर्दन होती है, इस तरह। तो हाथ इवन इतने टेढ़े हो जाते हैं और डिफॉर्मिटी हो जाती है कि पेशेंट्स के लिए कुछ लिखना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए पानी पीना मुश्किल हो जाता है, ग्लास पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हम रिलेट करते हैं यूरिक एसिड के साथ। यूरिक एसिड आपके जोड़ों पे हमला करता है, उसके बाद ये मर्ज जो है आगे जाकर गैंठिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो यूरिक एसिड करता है हेल्प इसमें कि अगर हम पहले यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लें तो ये मर्ज इतना नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली गैंठिया जो है वो उर्दू में एक बड़ी जनरलाइज टर्म है। इसके अंदर एक नंबर ऑफ डिजीज़ आती हैं। आप समझेंगे जैसे मैं गल्फ़ कंट्री या गल्फ़ रीजन का नाम लूँ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ज़्यादा से मुल्क हैं, तमाम अरब कंट्रीज़ हैं। तो गैंठिया के अंदर ज़्यादा सी डिजीज़ हैं, जिसमें यूरिक एसिड का इशू भी है और रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, यानी जोड़ों का गैंठिया। इसके अलावा रूमेटिक फ़ीवर, उसे गैंठिया का बुखार उर्दू में कहते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस है, उसको छपाकी का गैंठिया कहते हैं। तो गैंठिया मैडम इतनी जनरलाइज टर्म है। बिल्कुल, लेकिन जब हम स्पेसिफिक जोड़ों की बात करेंगे उसके लिए फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस कहेंगे। बट उर्दू में गैंठिया एक वर्ड है जो ज़्यादा सी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। लोग भी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हर पेशेंट को ना गैंठिया की अमूमन अलग बीमारियाँ होती हैं। हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं। एक रूमेटाइड फैक्टर ब्लड टेस्ट होता है, ANA, NTCCP टेस्ट होते हैं, आगे प्रोफाइल्स कराते हैं। उससे हमें यहाँ तक मैडम पता लग जाता है कि किस पेशेंट को जिल्द का गैंठिया है, किसको आंखों का गैंठिया है, किसको नाड़ों का जो नर्व्स हैं उनका गैंठिया है। एग्जैक्टली, ये सारी एक्चुअली रूमेटाइड डिजीज़ हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के, इवन दिल पे, फेफड़े पे, गुर्दों पे, सब पे असर करती हैं। तो हम आराम से स्क्रीनिंग कराते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ हुआ। जोड़ भी उन्हीं में से। अच्छा, जैसे हमने कहा कि यूरिक एसिड की बात करते हैं, बहुत सारे, मुझे लगता है 10 में से 6 लोगों को यूरिक एसिड का मर्ज है, क्योंकि हम खाने पे उस तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। यूरिक एसिड का अगर इलाज ना किया जाए तो वो गैंठिया में कन्वर्ट हो सकता है? मैडम, यूरिक एसिड का मैंने आपको बताया ना कि उर्दू में उसको गैंठिया ही कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो डाइट पैटर्न है पंजाब में, गुर्दे कपूरे, टकाटक, मगज़, ओजड़ी, इन सब ऑर्गन मीट, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है। ये ऑर्गन मीट हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। बीफ का इस्तेमाल ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
और पाकिस्तान में चूँकि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लाखों की तादाद में, उनमें अल्कोहल का इस्तेमाल है। अल्कोहल में बियर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन में पी जाती है क्योंकि वो चीप है, इजीली अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हाई करती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, और डिहाइड्रेशन मैडम बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? गैंठिया का इलाज मुमकिन है या सारी उम्र हमें इसी मर्ज़ के साथ, मेडिकेशन के साथ ही चलना पड़ता है? जी बिल्कुल, गैंठिया के इलाज बहुत मुमकिन है। अगर तो यूरिक एसिड वाला गैंठिया है तो उसके लिए सिर्फ आपने डाइट का परहेज़ करना है, और बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी का एक क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक अगर गैंठिया का अटैक 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा साल में हुआ हो, या मरीज़ के जोड़ मुतासिर हों थोड़े से, या उनके गुर्दे थोड़े से मुतासिर हों, तो हम उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देते हैं। और कुछ पेशेंट को इवन इंटरमिटेंट मेडिसिन भी देते हैं, यानी कुछ अर्सा के लिए मेडिसिन दे दी और रोक दी। इसी तरह अगर हम रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात करें तो उसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है, जिनमें कुछ स्पेसिफिक मेडिकल स्टीरॉइड्स होते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, बायोलॉजिक्स होती हैं। वो क्या करती हैं, जो जोड़ों की अकड़न, सोजिश और टेढ़ापन है उससे रोकती हैं। उसके अलावा पेशेंट्स को हम रीहैब मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके पास भेजते हैं, जो ख़ास किस्म की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और स्पेशल ऑर्थोटिक डिवाइसेस पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो वो हाथों पे बांध लेते हैं। तो उससे उनकी जो है ना डिज़ीज़ काफ़ी हद तक स्लो डाउन होती है और वो माजूरी से बचे रहते हैं। सही हो गया। डॉक्टर अली, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है तो वो पेन किलर का बहुत अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने बताया किसी भी डॉक्टर ने, जो करीबी डॉक्टर होता है, बगैर टेस्ट के वो सिर्फ पेन किलर पे ही चलते रहते हैं। 2 से 3 माह मुसलसल पेन किलर पे रहने के बाद तो ये कितना इफेक्ट करता है कि गैंठिया जो मज़ीद वर्स हो जाए? मैडम ये काफ़ी इफेक्ट करता है। जो पेन किलर्स हैं जिनको एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, उनको अमूमन हम 3 हफ्तों से ज़्यादा नहीं देते। जब भी 3 हफ्तों से ज़्यादा वो यूज़ करेंगे तो उसमें 2 इशू होंगे, या तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी या मैदे की ख़राबी शुरू हो जाएगी। मसला ये है कि पाकिस्तान में ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स लेने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉमन है, लोग मेडिकल स्टोर्स में। बिल्कुल, तो मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जो भी मुतलका स्पेशलिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या रूमेटोलॉजिस्ट हो, उन्हीं से मेडिसिन लें और 3 हफ्ते से ज़्यादा वो ना दें। जब भी हमें 3 हफ्ते से ज़्यादा मेडिसिन पेशेंट्स को देनी पड़े तो फिर हम डिजीज़ मॉडिफाइड ड्रग्स देते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर, या फिर हम उसके अंदर बायोलॉजिक्स दे देते हैं, या लो डोज मेडिकल स्टीरॉइड्स देते हैं, जिनके अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखें तो वो बॉडी को बेनिफिट ज़्यादा देते हैं और उनके रिस्क या साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। लेकिन पेशेंट्स खुद भी तो उस दवाई का ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करते रहते हैं ना, कि आज दर्द शुरू हुई है, स्टेरॉइड बंद कर दिया हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन अपने ताई ही वो दवाई जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे मैंने डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स की बात की, आपने मिथोट्रिक्सेट का नाम सुना होगा। लोग मिथोट्रिक्सेट खुद स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो मलेरिया की दवाई हाँ, है, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैंने सुना है। वो भी उसका यूज़ होता है, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा कि उसका दौरानिया क्या है, उसकी डोज खुराक कितनी है, कब उसे स्टॉप करना है, कब उसे चेंज करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप दवाइयों के साथ साथ अगर आप अपनी खुराक का भी अगर ध्यान रखें तो इससे भी ज़रा रिवर्स हो सकता है। जोड़ों के लिए बहुत सारे लोग हल्दी, अदरक, इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई टोटके बता रहा होता है। ये कितने इफेक्टिव होते हैं? ये कहीं ना कहीं बेहतरी का बायस बनते हैं या सिर्फ मिथ ही हैं? अच्छा मैडम, ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके अंदर ये बताना ज़रूरी है कि इनका जो है ना सानवी इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ये हेल्प आउट करते हैं लेकिन टोटली रिवर्स नहीं करते। आपने हल्दी अदरक का नाम लिया, तो एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एडवाइस करते हैं, जिसमें और भी बाकी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम पेशेंट्स को कहते हैं चिकनाई वाली डाइट ना लें, बहुत निशास्तदार ग़िज़ा ना लें, क्योंकि उनका वज़न बढ़ेगा, जो जोड़ों के ऊपर ज़्यादा उनको प्रेशर डालेगा और उनको लेटर ऑन इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। हम कैल्शियम, विटामिन डी का इस्तेमाल या दूध दही के इस्तेमाल उन्हें गाइड करते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन मरीज़ों को जोड़ों का इशू हो, हम उन्हें कहते हैं कि बराए मेहरबानी रेस्ट करने की बजाय वॉक करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग चलाएं। जो ख़वातीन हैं उनके लिए वॉक के अलावा चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं होती, जो मैंने बात की वो मेल ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं हाइड्रोथेरेपी ले लें, यानी कि वो नीम गर्म पानी के टब में, अगर तो सर्दियां हैं वो नहाने की आदत डालें, या गर्मियां तो फिर आम टब में उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। उससे हाइड्रोथेरेपी होती है, उससे जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग होती है, उनसे अकड़ावपन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है उनका। सही हो गया। कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें अपनी डाइट से बिल्कुल माइनस कर देनी चाहिए अगर हम गैंठिया या किसी भी जोड़ों के मर्ज से बचना चाहते हैं? मैडम, ऐसी तमाम डाइट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई है,
वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि घंटिया के मरीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे उन्हें मैदे का भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर वो ज़रा सी भी मसालेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगी तो उनके मैदे का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, फिर वो नॉन कंप्लायंस हो जाती है, फिर वो मेडिसिन खुद ही यूज़ करना छोड़ देते हैं और काफ़ी अरसे बाद हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरे जो मैदे का मसला हुआ, लेकिन जो उनकी डाइट उन्हें तंग कर रही थी उसकी वजह से अब क्या मसला होता है, उनकी मेडिसिन स्टॉप हो जाती है। अच्छा, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा बहुत सारे लोग जो हैं जिनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, गठिया इतना वर्स हो जाता है, ये कंडीशन कब जाकर आती है? मैडम ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं। कई ख़वातीन इग्नोर करती हैं, वो जब सुबह सो के उठती हैं तो कम से कम आधे घंटे तक उनके हाथों में अकड़ावपन होता है और सोजिश भी होती है। वो उसे कई सालों तक इग्नोर करना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके जॉइंट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इवन यहाँ पे भी वो अच्छा खासा जो है आप डिज़ीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। हम स्प्लिंट्स देते हैं, हाँ, हम रिहैब मेडिसिन फिजियोथेरेपी वालों के पास पेशेंट को भेजते हैं, वो बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो कई लोग उससे भी डरते हैं, कई लोग दवाइयों से डरते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर इस केस में हमें स्टीरॉइड्स देंगे जो शायद हमें डैमेज करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रिस्क एंड बेनिफिट्स को हम देखते हैं, वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। हमें पता है कि उसकी क्या डोज़ देनी है, कितने दौरानिए के लिए देनी है। अगर वो सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगा, या अगर वो बिल्कुल कंप्लाइंस नहीं करेंगे या हमने तो दवाई बिल्कुल नहीं यूज़ करनी तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा डॉक्टर अली, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनके जोड़ डैमेज हो रहे हैं या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो मालिश करवाते हैं और वो मालिश के जो करते हैं ना, वो इतनी बुरी तरीके से करते हैं कि अपनी सारी जान लगा देते हैं, वो पटाखे निकालना, और फिर बहुत रिलैक्सिंग फील होता है हमें भी। तो उस सिलसिले में किस हद तक डैमेज कर सकते हैं या फिर ये सही होता है मालिश? मैडम वो वक्ती तौर पे तो रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि जो मसल पट्टे हैं हाथों के और बाकी बॉडी के, वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन मसला सारे ये बबल्स जो है ना वो निकल जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मसला ये है कि वो जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी आप ट्रॉमा दे रहे हैं जॉइंट्स को और लेटर ऑन जैसे मेरे घुटने पे या हाथों पे कहीं पे चोट लगे तो वो बुढ़ापे में मुझे तंग करेगी। तो काफ़ी मैंने देखा है, लोगों को खुद भी आदत होती है, बैठे बैठे अपने हाथों के पटाखे निकाल रहे होते हैं, तो बाद में उनको जोड़ों की बीमारियाँ हो जाती हैं। मतलब ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। और जब कभी कोई जोड़ों का मर्ज़ इस तरह से हो तो मालिश या फिर कोई भी मसाज वगैरह किस हद तक ज़रूरी है और किस एक्सट्रीम लेवल पे हमें करना चाहिए? मैडम ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये हमेशा क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कराना चाहिए। अमूमन फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। कायरोप्रैक्टिस एक नई जो है वो डोमेन आई है, लेकिन अगर वो क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टिस हैं प्रैक्टर हैं तो फिर इट्स वेरी गुड। लेकिन जो रूटीन में जैसे पंजाब में काफ़ी कॉमन है, सड़कों पे मालशिए फेरे होते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता उन्हें किस जोड़ को क्या करना है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, कायरोप्रैक्टर की आपने बात की है, बहुत सारे लोगों को अब अवेयरनेस आती जा रही है, फिजियोथेरेपी की भी अवेयरनेस आती जा रही है, कायरोप्रैक्टर की भी अवेयरनेस आती जा रही है। कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं आपके पास जो इनके हादसों का शिकार हुए हों कायरोप्रैक्टर के, गलत उन्होंने कोई उनके पटाखे निकाल दिए हों? मैडम मैं काफ़ी देख रहा हूँ हमारे मुल्क में ना, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कायरोप्रैक्टिस का कोई सर्टिफिकेशन, कुछ डिप्लोमा नहीं किया। सो वो क्या कर रहे हैं, सुनी सुनाई या देखी दिखाई चीज़ करके तो वो सिर्फ सीख रहे हैं। तो ये जो सीना बसीना नॉलेज है जिसमें प्रॉपर वो पूरे सिस्टम से नहीं गुजरे, पूरा डिग्री सिस्टम नहीं है जिसमें उन्हें चीज़ों को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा और फिर उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया और उनको कोई एग्जामिनर्स ने देखा नहीं है करते हुए, तो वो अमूमन बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो मैं वही जो आपको बात की कि कोशिश करें जो भी लोग जाएं किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कायरोप्रैक्टर के पास जाएं। अब तो एमबीबीएस के अंदर रिहैब मेडिसिन एक अलग से फील्ड बन गई है, वो पब्लिक सेक्टर में तो नहीं है लेकिन हमारे आर्मी के हॉस्पिटल्स के अंदर वो बड़ी अच्छी फील्ड है। वो डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह ये जितनी भी माजूरियाँ हैं इनकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्योंकि हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पुटेशन, टांग कटना, माजूरियों का, चोटों की वजह से सामना करना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड और उनके पास बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल, इस तरह से डॉक्टर अली कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैडम मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी आप देखें कि आपके जोड़ों के अंदर, स्पेशली जो हाथ के जोड़ हैं उनके अंदर अगर अकड़न हो रहा है, सोजन हो रहा है और दर्द हो रहा है, जो कम से कम आप सो के उठें या अगर आप रेस्ट करें उसके बाद है, तो बराए मेहरबानी उसे इग्नोर ना करें, जल्दी अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इतने बेहतरीन टॉपिक पे अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।